नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अनमोल ज्ञान एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम क्लास 12 का जो 24 मार्च को 2025 का जो पेपर होने वाला है उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दे रखा है सेक्शन नंबर ए। ठीक है, आपका जो पेपर होता है वो आपका 4 सेक्शनों में बटा होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी में आपका जो पेपर है वो पूरा का पूरा बटा होगा। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखना है, यहाँ पर आपको देना है जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। ठीक है, अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो, निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो शासन पद्धति है, ठीक है, क्या बताना है, जो शासन पद्धति होती है उसके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए अपने साथियों के प्रति। इस शासन पद्धति को लेखक ने क्या बताया है, तो देखिए जीवन को, लोकतंत्र को, व्यवहार को और परिवार को। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यवहार को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस तरह से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। देखिए जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूल निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा कौन सा जो आपका पेड़ है ना, पेड़ है जिसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूल निकल आने पर भी वो अपना स्थान नहीं छोड़ते। तो वो कौन सा पेड़ है, वो आपका पेड़ है सीरीज का। ठीक है, कौन सा पेड़ है, सीरीज का। और जो सीरीज पार्ट है वो किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, वो हैं आपके यहाँ पर कौन थे, सीरीज़ के आप जो लेखक हैं उनका जो नाम है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट की जो आत्मकथा है, बाणभट्ट की आत्मकथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाणभट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास है इसके लेखक कौन है, लेखक कौन है, बाणभट्ट की जो आत्मकथा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका सीरीज़ के जो फूल था वो चैप्टर, ठीक है, वो किसके द्वारा लिखा गया था, वो लिखा गया था आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसके द्वारा लिखा गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिंपल और सरल शब्दों में। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पर बाणभट्ट की जो आत्मकथा है इसके उपन्यास के लेखक कौन थे, आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि खेत में पैदावार होने वाला अन्न, ठीक है, कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी चुकता नहीं है वो कौन है। ठीक है, कौन है, भोज्य रस, अनुभव रस, ओज रस, साहित्य रस। तो कौन सा रस हो जाएगा, साहित्य रस आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया है कि किस शायर की भाषा, ठीक है, देखिए किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास ने वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाते हैं। तो देखिए किस शायर की जो भाषा है और प्रसंग है सूरदास के वात्सल्य यानी प्रेम, बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसको क्या कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं। ठीक है, वात्सल्य प्रेम होता है, वर्णन की सादगी की याद दिलाता है फिराक गोरखपुरी, दुष्यंत कुमार, कुंवर नारायण, शमशेर बहादुर सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिराक गोरखपुरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर आपका 6, कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय यानी किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में अनुभूति होती है। यानी गोस्वामी जो तुलसीदास है उन्होंने आपका जो लक्ष्मण मूर्छा, ठीक है, लक्ष्मण मूर्छा वाला जो चैप्टर है, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप वाला जो चैप्टर है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि तुलसीदास का जो हृदय होता है किस समय करुण रस के बीच वीर रस के जो उदय रूप की अनुभूति होती है। तो ये कब होती है, जब राम और जो उनकी वानर सेना थी, यानी जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे, है ना, मूर्छित पड़े हुए थे, बेहोश पड़े हुए थे, तब वहाँ पर क्या था, करुण रस था। ठीक है, करुण रस था, यानी सभी के सभी उदास थे। लेकिन जब भी हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी जो हैं वो क्या है, बूटी लेकर आ जाते हैं। हनुमान जी क्या लेकर आ जाते हैं, बूटी लेकर आ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर हो जाता है वीर रस की अनुभूति। ठीक है, वहाँ पर क्या हो जाता है, वीर रस की आपकी अनुभूति हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर वीर रस की अनुभूति। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया राम का वनवास जाना, कुंभकर्ण का बिलख करना, जगदम्बा की लीला देखना, हनुमान जी का संजीवनी लेकर आ जाना। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका हनुमान जी की संजीवनी लेकर आ जाना। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, देखिए निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से किस भाषा का सीमित, अविकसित,
तथा आम बोलचाल वाला रूप कहलाता है। यानी निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी भाषा है उसका सीमित, अविकसित एवं आम बोलचाल वाला रूप कहलाता है, तो वो आपकी कौन सी है? बोली आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा? बोली। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पर आपको जो वोकेबुलरी जो है यानी पारिभाषिक शब्दावली से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, विजिलेंस शब्द का सही अर्थ क्या है? विजिलेंस, विजिलेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, विजिलेंस का मतलब होता है सतर्कता। क्या मतलब होता है? सतर्कता होता है। और इसको अपन चौकसी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? चौकसी भी कह सकते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो आपके पारिभाषिक शब्दावली है इनको तो आपको याद कर लेना है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है आपके सामने और इसमें क्या पूछा गया है? देखिए, इसमें पूछा गया है, देखिए, कि मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों का निम्नलिखित गुण होता है: स्फूर्तता, असुरक्षा, स्थायित्व और चाद्यता। तो देखिए, मुद्रित माध्यम जो है यानी लिखा हुआ जो माध्यम होता है उसकी सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है स्थायित्व। वो एक बार लिख जाता है तो वो कभी मिटता नहीं है। ठीक है, स्थायित्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, रेडियो पत्रकारों को निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखना होता है? जो रेडियो के जो पत्रकार होते हैं उनमें उन्हें किसका पूरा ध्यान रखना होता है? अपने पाठकों का, अपने श्रोताओं का, अपने दर्शकों का और अपनी शुरुआत का। ठीक है, जो रेडियो के जो पत्रकार होते हैं उनको किसका ध्यान रखना होता है? तो देखिए, रेडियो में क्या होता है? रेडियो में पहला आपका दृश्य तो होते नहीं है, दृश्य जो है वो तो होता नहीं है, केवल ये कैसा होता है? श्रव्य माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है? श्रव्य माध्यम होता है। तो सिर्फ और सिर्फ अपने श्रोताओं का ध्यान रखना होता है। ठीक है, इनको अपने श्रोताओं का जो ध्यान है वो रखना होता है। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है अगला क्वेश्चन? इसमें अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, देखिए, निम्नलिखित में जो आत्मकथात्मक उपन्यास तथा गाथा निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम हर कदम बन जाती, हम कदम बन सकते हैं। निम्नलिखित में से जो आत्मकथा है वो उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर होते हुए विद्यार्थियों के लिए हर कदम बन सकती है, वो कौन सी है? जुलूस है, सिल्वर वेडिंग है, अतीत में दवे पाम है या जूझ है? तो आपकी कौन सी कविता है? जूझ है, जिसमें आनंद यादव, जिसमें कौन था? आनंद यादव जो थे उनके जो संघर्ष है उसको दर्शाया गया था, जिससे कि जो आपके किशोर होते हुए विद्यार्थी हैं उनको आनंद यादव से क्या है? प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए? यानी किसने दबे स्वर में पूछा था? ये आपका सिल्वर बेडिंग पार्ट से आपका आया जो क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है? किसने दबे हुए स्वर में पूछा कि मेहमान गए? किसने पूछा था? यशोधर बाबू ने पूछा था। ठीक है, यशोधर बाबू ने पूछा था जब वो पूजा कर रहे थे। ठीक है, जब वो पूजा कर रहे थे तो धीरे से दबे हुए स्वर में उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि सभी मेहमान गए क्या? ठीक है, इस तरह से याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर अब हैं रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है। ठीक है, रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है, तो देखिए, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है? ठीक है, मौखिक भाषा को, पहला क्वेश्चन है, मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिखने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यानी जो मौखिक भाषा होती है, मुंह से बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको लिखित रूप देने के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? अपन लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। देखिए, लिपि की आपकी क्या है? आपको परिभाषा भी याद करनी है। ठीक है, परिभाषा भी याद करनी है, इससे कि आपके एग्जाम में ये जो क्वेश्चन बनेंगे ये बार बार रिपीट होते हैं। यानी मौखिक भाषा को लिखित रूप में लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका फिर से पारिभाषिक जो शब्दावली है। ठीक है, फिर से आपका जो पारिभाषिक शब्दावली है उससे पूछा गया है। देखिए, क्या क्वेश्चन है? दक्षता के लिए सही अंग्रेजी शब्द है। दक्षता जो होती है यानी आपकी पूरी की पूरी दक्षता होती है किसी चीज़ में, उसकी पूछा गया है कि अंग्रेजी शब्द क्या होगा। तो इसका अंग्रेजी शब्द क्या होगा? एफिशिएंसी लिख सकते हो या एफिशिएंट लिख सकते हो। ठीक है, एफिशिएंट भी लिख सकते हो, दक्ष, है ना। एफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष और एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि नक्षत्र आवासे, देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है नक्षत्र आवासे बातें कर रहा है, वाक्य में खाली जगह शब्द शक्ति है। नक्षत्र जो है, नक्षत्र का मतलब होता है एक तरह से जो पंडित वगैरह बताते हैं ना नक्षत्र, ठीक है, वो वाला। तो नक्षत्र जो है वो हवा से बातें कर रहा है, तो हवा से थोड़ी बातें कर सकता है, हवा से थोड़ी बातें कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है? लक्ष्यार्थ यानी लक्षणा शब्द ही जो लक्षणा शब्द शक्ति है वो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए,
जिस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, यानी जो शब्दार्थ होता है उसकी व्यंजना जब शब्दार्थ की जो व्यंजना होती है वो अर्थ पर निर्भर होती है, उसका पर्याय रख देने पर भी अभिष्ट की पूर्ति हो जाती है, वहाँ खाली जगह शब्द शक्ति होती है। तो देखिए शब्दार्थ की व्यंजना होती है, शब्दार्थ की क्या हो रही है, व्यंजना हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति हो जाएगी, आरती व्यंजना, ठीक है, आरती व्यंजना शब्द शक्ति हो जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर आपका 5, ठीक है। इसमें क्या पूछा गया है, देखिए जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, यानी यहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए विरोध का जो आभास है वो होता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर आपका विरोधाभास अलंकार होता है, ठीक है। राइट आंसर विरोधाभास अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को, भगवान भागे दुख जनता, यानी भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले, इस पंक्ति में निहित अलंकार है। यानी भगवान जो है भागे, यानी भगवान भागे हैं, दुख जनता देश की फूले फले, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। आपको इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। श्लेष अलंकार जो है जिसमें आपका जो जो यहाँ पर पूछा गया है फूले फले यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो रहा है, श्लेष अलंकार हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है, अलंकार का भी आपको बार बार रिवीजन करना है। अब देखिए यहाँ पर गद्यांश है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर यहाँ पर सिर्फ आंसर देने हैं। तो देखिए मेरा सबसे अच्छा ये नज़रिया है कि जब भी आप जो गद्यांश वगैरह है आपको पेपर में आए तो वहाँ पर आपको कैसे छांटना है, ठीक है, गद्यांश। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ही लिखा जाता है कि सबसे पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, फिर आप आंसर जो क्वेश्चन है उनको देखिए और फिर यहाँ पर इससे आंसर देखिए। तो देखिए मेरा सबसे अच्छा जो नज़रिया है, अपन बिना पढ़े सबसे पहले अपन को कहाँ जाना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चनों को देखना चाहिए, यानी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लिया, अब यहाँ पर अपन आंसर देखेंगे कि व्यक्ति को अपने जीवन में, यानी व्यक्ति को जो अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि व्यक्ति को अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा, देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे लिखना है, तो देखिए यहाँ पर किस तरह से पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको सबसे पहले ही मिल जाएगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य निर्धारण करने की बजाय किसी एक उत्तम लक्ष्य को निश्चित करना चाहिए। तो देखिए ये आपका पहला आंसर हो गया, यहीं से आपका पहला आंसर हो गया। तो देखिए कैसे लिखना है, यानी एक ही लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए। यहाँ पर देखिए आंसर है, तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, यहाँ पर एक ही लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए और आप उस पूरे को भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नयन, देखिए अगला क्वेश्चन है नयन शब्द का पर्यायवाची जो शब्द है गद्यांश में छांट कर लिखें। तो नयन का शब्द जो अर्थात होता है, यानी पर्यायवाची शब्द होता है नयन का, वो क्या होता है, आपका आँख होता है, ठीक है, आँख होता है। और यहाँ पर भी आँख दे रखा होगा, ठीक है, इसमें आपको इसमें भी देख लेना है, आँख जो शब्द है वो आपका गद्यांश जो है उसमें दे रखा होगा ज़रूर, ठीक है। हाँ देखिए ये रहा, देखिए ये आँख शब्द, ठीक है, आँख, इस तरह से। आगे अगला क्वेश्चन फल की प्राप्ति, देखिए अगला क्वेश्चन है फल की जो प्राप्ति है किसको सींचने से होती है। तो फल की प्राप्ति मूल जड़ को सींचने से होती है, ऐसे वहाँ पर आपको गद्यांश से छांटकर आंसर लिखना है। इस गद्यांश से छांटकर, यानी इस गद्यांश से छांटकर उपेक्षा, यानी उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थ लिखिए। उपेक्षा शब्द क्या होता है, किसी से उपेक्षा करना, तो इसका विपरीत शब्द क्या होता है, इसका होता है अपेक्षा। और यहाँ पर अपेक्षा जो है आपका इस गद्यांश में भी दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकार्थक जो अर्थ है वो लिखिए, यानी चिड़िया की जो आंख है उसमें निहित प्रतीकार्थक जो अर्थ है उसको लिखिए। चिड़िया की जो आंख है, जो अर्जुन देख रहा था चिड़िया की आंख को, तो उसमें क्या था, चिड़िया की आंख को देखने का निहित प्रतीकात्मक अर्थ क्या था, उसको कहना क्या चाह रहा था, उसका मतलब है लक्ष्य, यानी केंद्रित, लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। आगे है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति। तो देखिए किसी भी गद्यांश का शीर्षक देखने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसका आपको उपयोग करना है। तो देखिए ट्रिक क्या है, किसी भी गद्यांश का अगर आप उसका शीर्षक देखना चाहते हो तो शीर्षक देखने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि कोई ऐसा शब्द जो आपके जो गद्यांश है उसमें बार बार आ रहा हो। तो देखिए यहाँ पर लक्ष्य जो है, लक्ष्य का निर्धारण आपको बताया गया है, ठीक है, लक्ष्य निश्चित करना। तो देखिए यहाँ पर लक्ष्य निर्धारण, ठीक है, लक्ष्य को निश्चित करना, ठीक है। यहाँ पर लक्ष्य जो आपका बार बार जो है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, और आपको यही जो चीज़ है आपको याद रखनी है। यहाँ पर यानी जो शब्द आपका बार बार उपयोग में आए,
है ना, बार बार गद्यांश में आए वही आपका क्या हो जाएगा, आपका गद्यांश का जो है उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आपको अपठित पद्यांश दे रखा है। यानी अपठित पद्यांश का मतलब होता है जो आपने पढ़ा नहीं है और उसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी इसी तरह से आपको कहाँ पर जाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चनों पर जाना है बिना पढ़े, जिससे कि क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, मैं आपको टाइम बचाने के लिए ये सब ट्रिक है वो बता रहा हूँ। तो कवि ने किसके अभाव मिटाने की बात कही है, तो देखिए कवि ने किसके अभाव मिटाने की बात कही है, ऐसे क्वेश्चन देखकर फिर आ जाओ आप यहाँ पर आपका जो पद्यांश है। तो देखिए किसके मिटाने की बात कही है, अपने नहीं अभाव मिटा पाया, यानी अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह से यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। तो देखिए यहाँ पर आपको आंसर मिल गया, यानी कवि ने किसके अभाव मिटाने की बात कही है, औरों के यानी दूसरे जनों के, कवि ने श्रमिक जनों के अभाव मिटाने की बात कही है। ठीक है, ऐसे क्लियर हो जाएगा आपका। आगे है जीवन में। देखिए जीवन में अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कि आपसे पूछा गया है कि जीवन में कवि ने खंडर के महल बनाने हेतु किसकी आवश्यकता पर बल दिया है। तो जीवन में कवि ने खंडर के महल बनाने हेतु अदम्य विश्वास की आवश्यकता पर बल दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अदम्य व्यक्ति को देखकर कौन कौन शर्माते हैं। तो अदम्य व्यक्ति को देखकर प्रलय, मेघ और भूकंप जैसी जो वो है वो शर्माते हैं। ठीक है, जीवन में सुधार हेतु किसका महत्व अधिक बताया गया है। तो जीवन में सुधार हेतु जो है श्रमिक वर्ग का जो महत्व वो अत्यधिक बताया गया है। इस तरह से आपको क्या है, इस तरह से आपको जो आपका पद्यांश है उसको पढ़कर क्या है आंसर देने हैं। ठीक है, आपका सेक्शन नंबर ए आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए अपन देखते हैं सेक्शन नंबर बी। ठीक है, सेक्शन नंबर बी देखते हैं। ठीक है, तो इसमें खंड ब में क्या दे रखा है, इसमें आपसे अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है। आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है, आपको जो उत्तर सीमा है ना, प्रश्न सीमा है, उत्तर सीमा है, वो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपको लगभग 40 शब्दों में जो है उसका आंसर देना है। तो देखिए पत्रकार, देखिए पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार लिखते हुए उनकी परिभाषा लिखिए। तो देखिए पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो पत्रकार जो है 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर पत्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, इनमें 1-2 लाइन आपको लिख देनी है। ठीक है, इस तरह से 1-2 लाइन लिख देनी है। अगला क्वेश्चन है लेखक ने महामारी की रात्रि में, देखिए क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है लेखक ने, देखिए लेखक ने महामारी की रात्रि में विभीषिका ललकार कर चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस रूप में वर्णित किया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए लेखक ने महामारी की रात्रि में विभीषिका को ललकार का चुनौती देने वाली शक्ति है उसके ढोलक के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया है कि देखिए कि सूर्यास्त के पश्चात जब रात्रि का जो घना अंधेरा होता है, सूर्यास्त के पश्चात जब रात्रि का घना अंधेरा होता है तो उससे उत्पन्न जो विभीषिका है चारों ओर फैल जाती है। जब लुट्टन पहलवान था उसकी ढोलक की जो उस भयानक वातावरण को चुनौती दिया करती थी, यह संकेत है कि ऐसे वातावरण में भी पहलवान जो संध्या के सुबह तक ढोलक बजाया रहता था। वास्तव में गांव में अधमरत और औषधि उपचार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को लुट्टन पहलवान की ढोलक संजीवनी शक्ति दिया करती थी। तो इस तरह से आपको जो आपके किताब के जो क्वेश्चन है उनके आंसर लिखने हैं। ठीक है, बादल राग कविता में आपसे क्या पूछा गया है, बादल राग कविता में क्रांति आकांक्षी वंचितों के प्रतिनिधित्व की अनुगूंज को स्पष्ट कीजिए। यानी जो बादल राग कविता है इसमें जो क्रांति ठीक है, क्रांति किसके प्रति की गई है, क्रांति की गई है अमीर वर्गों के प्रति और किसके द्वारा की गई है, गरीब लोगों या निम्न वर्ग के लोगों के द्वारा की गई है। ये आपको याद रखना है। आपको कविता का मूल भाव याद होना चाहिए, उसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर जो है वो लिख देना है। आगे पूछा गया है कि सिंधु जो घाटी सभ्यता में आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती है, पाठ के आधार पर लिखिए। तो देखिए क्यों सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसमें क्या है, आकार की भव्यता, यानी वहाँ पर कोई बड़े बड़े महल नहीं थे। क्या नहीं थे, बड़े बड़े महल नहीं थे, भवन नहीं थे। ठीक है, महल नहीं थे, भवन नहीं थे, राज दरबार नहीं था, राज आडंबर नहीं था, और ना ही कोई मंदिर था, ना ही कोई हथियार थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वो क्या थी, लो प्रोफाइल सभ्यता थी। तो यानी आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती है। कला की भव्यता क्यों दिखाई देती है, वहाँ पर जो है अनेक पत्थर की मूर्तियाँ
मृद बाड़े, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुंदर महरें, ठीक है, खिलौने, तो इतने जो आभूषण है ये चीज़ वहाँ पर मिली थी। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि वो सभ्यता आकार में भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती है, ठीक है, इस तरह से। अगला है जूझ कहानी के लेखक के अनुसार। देखिए, जूझ कहानी के लेखक के अनुसार जो आनंद यादव था उसके अनुसार दादा के जीवन शैली की दिनचर्या के बारे में बताइए। जो दादा था उसकी जीवन शैली की जो है उसकी दिनचर्या के बारे में बताना है। तो देखिए सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। किस तरह से आंसर लिखना है? इसका आंसर लिखना है जूझ कहानी के लेखक के अनुसार दादा के जीवन शैली की दिनचर्या इस प्रकार थी कि दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा, यानी दादा कोई काम ही नहीं करता था मन लगाकर। वह खेत में श्रम नहीं करता था, फसल में लागत नहीं लगाता है, लुगाई और बच्चों को काम में जोतकर, यानी जो आपकी उसकी पत्नी थी और उसका बेटा जो आनंद यादव था उसको खेत के कामों में लगाकर किसी तरह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता रहता और अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरे के जीवन की जो बलि चढ़ा रहा था यह उन्होंने सुनाया, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिख लेना है, बहुत सिंपल, अपनी जो भाषा है उसमें आपको आंसर देना है, ठीक है। अगला आपका जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर सी आपको जो दिया गया है, इसमें क्या पूछा गया है? नीले जल में, देखिए, नीले जल में झिलमिल हो रही, नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही है। ऊषा कविता के आधार पर इस पंक्ति का जो स्पष्ट है वो भाव स्पष्ट कीजिए। तो नीला जल जो है आपका क्या? नीला जल यानी आपका जो आकाश है, आकाश है, या फिर आपका जो तालाब है, या फिर आपका जो तालाब है। आकाश भी यहाँ पर जो है बिंब आपको प्रदान करता है। तो नीले जल में यानी आकाश, जो आकाश होता है वो नीला होता है, उसमें गोर झिलमिल यानी जो सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य की कैसी किरणें होती हैं? पीली पीली होती हैं, गोरी गोरी होती हैं। तो गोर झिलमिल जैसे हिल रही हो, यानी सुबह का जो मौसम होता है तो सुबह सुबह आसमान में जो सूर्य की किरणें जाती हैं तो ऐसा लगता है कि वो हिल रही हैं। इस आधार पर जो ऊषा कविता है ना, शमशेर बहादुर सिंह की जो ऊषा कविता है, इसके आधार पर इस पंक्ति को स्पष्ट करना है। देखिए यहाँ पर कैसे आपका इसका आंसर लिखना है। इसका आंसर आप बिल्कुल सरल शब्दों में लिख सकते हो। देखिए प्रस्तुत पंक्ति, यहाँ पर क्या लिखना है? देखिए प्रस्तुत पंक्ति के आधार पर कवि सूर्योदय से पहले जो आकाश है उसमें पल पल परिवर्तन होते हुए सुरम्य वातावरण का चित्रण करते हुए कहता है कि सूर्योदय के समय आकाश गहरे नीले रंग का होता है। यानी सूर्योदय का जो समय होता है उसमें आकाश जो होता है वो कैसा होता है? गहरे नीले रंग का होता है। गहरे नीले रंग का जो आकाश है वो होता है, ठीक है। गहरे नीले रंग का क्या होता है? आकाश होता है, जिसमें सूर्य की चमकती हुई सफ़ेद जो है आवाज़ दिखाई देने लगती है, यानी जो सफ़ेद किरणें होती हैं वो दिखाई देने लगती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल रही हो या हिल रही हो। धीमी हवा व नमी के कारण सूर्य की किरणें हिलती हुई सी प्रतीत होती हैं। सूर्य का श्वेत बिंब भी हिलता हुआ सा प्रतीत होता है, ठीक है। बहुत सरल है। आगे है, आगे क्वेश्चन है, हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? यानी हम इन्हें पानी नहीं देंगे, यानी जो आपकी कौन थी? मेंढक मंडली। तो हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो भगवान इंद्र हमें पानी कैसे देंगे? लेखक के इस कथन के आधार पर हमारे सांस्कृतिक विश्वास के समर्थन में अपने जो है वो समर्थन देना है। तो देखिए, अगर उसकी जो कौन थी, उसकी जो ताई थी एक तरह से, यानी उसकी जो मौसी थी, ताई थी, जो भी थी, किसकी? आपका जो लेखक था वह क्या कहता? वह कहता था कि हम जो इंद्र जो देव हैं, इंद्र देव भगवान हैं, ठीक है, उनकी जो मेंढक मंडली है उनको पानी वैसे ही व्यर्थ में क्यों फैलाएं, ठीक है। तो उसकी जो मौसी थी वो क्या कहती है? हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र देवता हमसे नाराज हो जाएंगे, फिर वो हमें पानी नहीं देंगे, यानी बरसात नहीं करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश जो हमारी सांस्कृतिक विश्वास में समर्थन के आधार पर, क्योंकि गंगा माँ को समान पूजा जाता है, यानी गंगा माँ के समान पूजा जाता है, गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है, हमारे धार्मिक संस्कारों में सम्मिलित हो गई है। तो देखिए इस तरह से आपको जो इस तरह से धार्मिक जो आपके धार्मिक जो आपके ग्रंथ हैं उनके आधार पर यहाँ पर आपको आंसर देना है। आगे देखिए क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आपको अपने अनुसार आंसर लिखना है, ठीक है। किताब से उनका ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्टी लड्डू बस इतना ही सौदा है। इस कथन के आधार पर कहानी के पात्र यशोधर बाबू की भीतरी मन की सहानुभूति के संबंध में नई पीढ़ी के संदेश को लिखिए। तो देखिए मिक्सचर मत पिलाइए, यानी जब उनकी 25वीं जो सिल्वर वेडिंग होती है तो ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं अधीनस्थ, वो क्या कहते हैं? वो उनसे क्या है, थोड़े बहुत पैसे मांगते हैं लड्डू मठरी के लिए,
ठीक है, लड्डू चाय मठरी के लिए। तो वो क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास तो 10 रुपये हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्टू जो लड्डू है बस इतना ही तो है। इस तरह से आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना है, ठीक है, इसका आंसर लिखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे है मोहनजोदड़ो जो था, मोहनजो क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लिए कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। इस कथन में सभ्यता और संस्कृति में वर्तमान धड़कती जिंदगियों की प्रति पुरातात्विक जानकारी को के आधार पर जो है वो लिखिए। जो मोहनजोदड़ो आपका ताम्रकाल के शहर में सबसे बड़ा है, ठीक है, बिल्कुल बड़ा है। इस कथन में सभ्यता और संस्कृति में वर्तमान धड़कती जिंदगियों के प्रति पुरातत्व की जानकारियों के आधार लिखिए। तो देखिए आपका जो जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, वहाँ पर भले ही लोग नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर जो आपके जो घर बने हुए हैं अभी भी, ठीक है, वहाँ पर जो कुएँ हैं, ठीक है, और जो आपका बौद्ध स्तूप है, ठीक है, उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि वो आपका वर्तमान जो आपकी वर्तमान ज़िंदगी है, वहाँ पर ज़िंदगी धड़क रही हो, यानी वहाँ पर लोग पीठ टिकाकर भी बैठ सकते हैं। इस तरह से आपको इसका आंसर भी लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि संपादकीय लेखन में दायित्व किस पर निर्भर होता है, कोई एक उदाहरण लिखिए। जो संपादकीय लेखन होता है उसमें दायित्व किस पर निर्भर होता है, एक उदाहरण लेकर लिखिए। संपादकीय लेखक अखबारों में समाचार, यानी अखबारों में समाचार और फीचर के अलावा विचारपरक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। कई अखबारों की पहचान उनके वैचारिक रुझान से होती है, ठीक है। इस तरह से आपको जो आंसर है वो आपको लिख देना है। आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है। और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, सभी आंसर भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को करा रहा हूँ। आलोक धनवा का जीवन परिचय लिखिए। फणीश्वर नाथ रेणु का जो आपका लेखक परिचय है उनका लिखना है, ठीक है। आलोक धनवा, आलोक धनवा जो आपका पद्य, आपका जो पद्य था उसमें दे रखा था, तो फणीश्वर नाथ का आपको लिख देना है, फणीश्वर नाथ का लिख देना है। और फणीश्वर नाथ जो थे, फणीश्वर नाथ जी आंचलिक जो थे, आंचलिक आंचलिक कथा के जो थे, आंचलिक आपकी जो कथा थे उसके प्रवर्तक थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे। इसको आपको लिख देना है, ठीक है। जो आपके मेन मेन बिंदु हैं उसको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको इनकी जो आपकी क्या है रचना है वो आपको याद करनी है, ठीक है। जैसे परिति, परिकथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, जुलूस, उपन्यास, ठुमरी, अग्निकोर, ऐसे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 1921 में हुआ था, ठीक है। मृत्यु कब हुई थी, 1977 पटना में हुई थी। कहानी याद कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है वो आपका जीवन परिचय लिख देना है, ठीक है। आगे देखिए आपका सेक्शन नंबर डी, सेक्शन नंबर डी आपका है। इसमें क्या है, आपसे निबंध पूछा जाएगा प्लस आपसे सप्रसंग व्याख्या भी पूछी जाएगी। देखिए यहाँ पर आपका जो पहला पार्ट है, जो आपका आत्म परिचय जो वाला पार्ट है, उसमें आपको उससे आपकी जो है वो ली गई है ये, और यहाँ पर इसका आंसर भी आपको दे देना है, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। प्रसंग या संदर्भ लिख सकते हो, प्रसंग लिख सकते हो, व्याख्या लिख सकते हो और विशेष भी लिख सकते हो। इस तरह से आपको जो आंसर है वो लिखना है। और यहाँ पर देखिए गद्यांश की भी आपसे क्या है जो है वो पूछी जाएगी, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएँ। इसी में से आपके जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपका रचना कार्य है। इसमें पूछा गया विज्ञप्ति लेखन पूछा गया है, तो ठीक है, विज्ञप्ति लेखन पूछा गया है, तो आपको विज्ञप्ति लेखन जो है वो लिखना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड दिल्ली में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ निर्धारित प्रारूप में एक विज्ञप्ति लिखी है। तो विज्ञप्ति आपको इस तरह से लिख देनी है, ठीक। और यहाँ पर एक निविदा पूछा गया है, जो आपको अच्छा लगे, निविदा अच्छा लगे तो निविदा लिख देना, ठीक है। अबस विद्यालय रामपुर में स्काउटिंग प्रवृत्ति विकसित करने हेतु आवश्यक सामग्री का क्रय करने हेतु निविदा लिखिए, ठीक है। इस तरह से निविदा लिख देनी है। और आपको क्या है, निविदा है, विज्ञप्ति है, इसमें एक आपको प्रारूप ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो संस्था है उसका नाम लिख देना है, संस्था का नाम जो है, ठीक है। जैसे यहाँ पर असब विद्यालय रामपुरा है, यहाँ पर क्रमांक लिख देना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेट वगैरह लिख देनी है, ठीक है। जी देखिए निविदा सूचना लिखी गई है, ठीक है। इस तरह से आपको निविदा सूचना लिखनी है। और यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है निबंध, ठीक है, निबंध पूछा गया है। निबंध आपको बहुत ही ज़्यादा सुंदर और सरल जो है बिना काट पीट के आपको निबंध लिखना है। मेक इन इंडिया अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की महत्ता, पर्वतीय क्षेत्रों में मेरी यात्रा, इनमें से किसी एक टॉपिक पर आपको क्या है निबंध जो है वो लिखना है, ठीक है। निबंध भी आपको डेली तैयार करना है, तो ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। और यदि आप ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट्स के भी जो है पेपर चाहते हो तो उसके लिए कमेंट कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।